नॉन सीरियस नेता है, अर्बन नक्सल भी उन्हें बता दिया और कहा कि राहुल गांधी देश का दुर्भाग्य है। तो राहुल गांधी पर यह बड़ा हमला और कहा कि राहुल गांधी अर्बन नक्सल हैं, नई संस्कृति की राजनीति राहुल कर रहे हैं, अर्बन नक्सल के रूप में वो राजनीति कर रहे हैं और देश का दुर्भाग्य राहुल गांधी है। गिरिराज सिंह का बयान आपको सुनाते हैं। दुर्भाग्य है इस देश में एक नॉन सीरियस नेता पैदा ले लिया जो अर्बन नक्सल के रूप में वो राहुल गांधी हैं। अब देश बाढ़ से प्रभावित है और वो गए हैं जाकिर मियां से मिलने, लेकिन देश के अंदर एक नई राजनीति की संस्कृति पैदा कर दी है ये अर्बन नक्सल के रूप में। ये राहुल गांधी ने, ये देश का दुर्भाग्य है। आज शब्दों के बाचाल कांग्रेस के अंदर इतने अधिक हो गए हैं कि कुछ समझ में नहीं आता है, गालियां का ही प्रभाव का। बिल्कुल, तो गिरिराज सिंह का आपने बयान सुना। गिरिराज सिंह ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी बाहर जाकर के जाकिर नाइक से मुलाकात करते हैं, अर्बन नक्सल उन्हें बता दिया और कहा कि राहुल गांधी देश का दुर्भाग्य है। और जिस तरीके से शब्दों का, भाषाओं का इस्तेमाल राहुल गांधी करते हैं, ऐसे में पता चलता है कि वो बिल्कुल भी नॉन सीरियस नेता है और उन्हें कोई भी गंभीरता से नहीं लेता है। तो अर्बन नक्सल की राजनीति कर रहे हैं, ये राहुल गांधी पर बड़ा आरोप लगा दिया। बता दें कि आज उपराष्ट्रपति पद को लेकर के मतदान की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन उससे पहले, वोटिंग से पहले ये बयान गिरिराज सिंह का सामने आया जब वो नित्यानंद राय के आवास पर पहुंचे थे, जहां पर एनडीए सांसदों की एक बैठक भी थी। और उसी दौरान ये गिरिराज सिंह का बयान राहुल गांधी को लेकर के सामने आया है। तो राहुल गांधी को लेकर के लगातार गिरिराज सिंह हमलावर भी रहे हैं। हालांकि इन दिनों राहुल गांधी बिहार में काफी एक्टिव दिखाई भी दिए वोटर अधिकार यात्रा को लेकर के। और देखिए, इस गिरिराज सिंह के बयान के बाद से सियासी भूचाल भी मचा है। किसने क्या बयान दिया है, प्रतिक्रिया क्या सामने आई है, वो भी आपको सुनाते हैं। झटका मीट के ब्रांड एम्बेसडर और पाकिस्तानी वीजा एक्सपर्ट गिरिराज सिंह जी कम से कम ये बताए कि बिहार में उन्होंने कपड़ा मंत्रालय के अधीन कितने काम किए, अपने संसदीय क्षेत्र में जो गांव उन्होंने गोद लिया उसके विकास के लिए उन्होंने क्या किया है, अपने संसदीय क्षेत्र के साथ साथ बिहार के विकास में उनका क्या योगदान रहा है। अल बल बातें बोलकर केवल मीडिया में बने रहने के लिए उनकी जो कवायद है वो जनता सिरे से नकारती है और उन्हें देख के ही लोग इरिटेट होने लगे हैं। राहुल गांधी जी इस देश के नेता विपक्ष हैं। नेता विपक्ष किससे मिलते हैं, किससे नहीं मिलते हैं, ये महत्वपूर्ण बात है। अगर कोई व्यक्ति जो देशद्रोहियों के साथ है उससे अगर नेता विपक्ष मिलते हैं तो ये तो सोचने का विषय है। आपको इस बात पे जवाब देना होगा राहुल गांधी जी। ये राहुल गांधी जी का फोबिया लगा हुआ है बीजेपी को, केंद्र सरकार को। राहुल गांधी जी को गाली देने से भला नहीं होने वाला है किसी का। नक्सली तो पकड़ नहीं सकते। सरकार की नाकामी छुपाने के लिए श्री राहुल गांधी जी पर कब तक बोलते रहेंगे और गाली देते रहेंगे। राहुल जी ने विदेशों में जाकर के भी राजनीति की है और देश की छवि खराब करने का प्रयास हमेशा किया है। तो ऐसी परिस्थिति में एनडीए के नेताओं की तरफ से राहुल गांधी जी के इन कृत्यों के खिलाफ बयान आना बहुत स्वाभाविक सा। आज देश के 15वें उपराष्ट्रपति के लिए मतदान की प्रक्रिया जो है वो चल रही है। और बता दें कि संसद भवन में आज सबसे पहले मतदान किया वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। और आज ये वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है और आज ही इसके नतीजे जो है वो घोषित कर दिए जाएंगे। तो आपको इस वोटिंग से जुड़ी हुई 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और उन्होंने अपना मतदान किया। बता दें कि पीएम मोदी ने सबसे पहले मतदान किया है। शाम 5 बजे तक वोटिंग होनी है। उसके बाद शाम करीब 6 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी और आज ही शाम तक नतीजे भी आ जाएंगे। उपराष्ट्रपति चुनाव में सीधी टक्कर एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन और विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी के बीच है। एनडीए ने किसी भी चूक से बचने के लिए इस बार
मैन टू मैन मार्किंग की रणनीति बनाई है। इसके तहत सांसदों को अलग अलग समूहों में बांट दिया गया है। संसद में सांसदों की संख्या के हिसाब से एनडीए का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। 31 ज्यादा मत जो है बहुमत से, वो भी आंकड़ों में नजर आ रहा है। बता दें कि सीपी राधाकृष्णन की जीत बेहद आसान नजर आ रही है। उपराष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी और बीआरएस ने खुद को वोटिंग से अलग कर लिया है। Election is taking place. It is going to be a big victory for the Indian nationalism. We all are one. We will be one. India, we want to be the Vikshit Bharat, and all the victory will lead towards that. Thank you. अब देखिए, इस वोटिंग से पहले एनडीए नेताओं की, खास करके जो बिहार झारखंड से जुड़े हुए सांसद हैं, और उनकी एक बैठक भी नित्यानंद राय के आवास पर हुई और इस बैठक में ललन सिंह भी पहुंचे थे और ललन सिंह ने कहा कि कहीं कोई इब्बट नहीं है और हमारे प्रत्याशी की जीत होने जा रही है। लोगों की तैयारी है कि 8 बजे उनको बधाई देने के लिए हम लोग जाने वाले हैं। कई ककबर रोड में उनका रेजिडेंस है। हम लोग 8 बजे सब बधाई देने जाएंगे। पहले एग्रीम विक्ट्री। इस जीत के बारे में आप लोग पूछ रहे हैं, उसमें कहाँ कोई कंफ्यूजन है। 100% से भी ज़्यादा आश्वस्त हैं, क्योंकि एनडीए के पक्ष में बहुमत है, तो जीत एनडीए की होगी और उपराष्ट्रपति पद पर एनडीए के उम्मीदवार बैठेंगे। इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। और बड़ी खबर, नीतीश कैबिनेट की बैठक से जुड़ी हुई। नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है और कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगी है, तो इस खबर पर लौटेंगे। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि सुदर्शन रेड्डी की अगर बात करें तो सुदर्शन रेड्डी जो विपक्ष के उम्मीदवार बनाए गए हैं, उनको लेकर भी जो इंडिया ब्लॉक है वो अपनी एकजुटता दिखाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इन सब के बीच सवाल वही है कि आंकड़ा नहीं है। लेकिन क्या कुछ कहा है सुदर्शन रेड्डी ने। लालू प्रसाद यादव के साथ भी एक तस्वीर जो है वो वायरल हुई, बयान आपको सुनाते हैं। धन्यवाद। और सभी प्रतिपक्ष के जितने भी नेतागण हैं उन सबको धन्यवाद। सर, कितने आश्वस्त हैं आप जीत को लेकर? पूरा हम तो इलेक्शन जीतने वाले हैं। और सर, अंतरात्मा की बात आपने की है, क्या लगता है क्रॉस वोटिंग होगा? क्रॉस वोटिंग का शब्द आज तक मैं कभी इस्तेमाल करें, मैं सिर्फ अंतरात्मा की आवाज को जगाने के लिए कोशिश कर रहा था। और देखिए, नीतीश कैबिनेट की जो बैठक है वो खत्म हो गई है और खास करके आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं की अगर बात करें तो उनके वेतन वृद्धि को लेकर के जो मंजूरी है वो मिल चुकी है। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 25 एजेंडे पर मुहर लग गई है। आज की बैठक में नीतीश सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं, जिसमें सबसे अहम फैसला है बिहार में आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के मानदेय में बढ़ोतरी का। अब आंगनबाड़ी सेविका को 9,000 रुपए और आंगनबाड़ी सहायिका को 4500 रुपए मिलेंगे। सरकार ने इसके लिए 345 करोड़ 19 लाख रुपए की स्वीकृति दे दी है। इसके अलावा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय में राजस्व कर्मचारी के 3,303 अतिरिक्त पदों पर बहाली के लिए मंजूरी दे दी गई है। पटना में जीविका मुख्यालय भवन के निर्माण के लिए 73 करोड़ 66 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। चलिए बढ़ते आगे। लालू प्रसाद यादव पूरे परिवार के साथ गया पहुंचे, जहां पर अपने पूर्वजों का उन्होंने पिंडदान भी किया। इस मौके पर तेजस्वी यादव साथ थे, राबड़ी देवी थी और साथ साथ राजश्री यादव भी यहां पर मौजूद रही। तो गया जी से ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां लालू प्रसाद अपने पूरे परिवार के साथ पहुंचे। विष्णुपद मंदिर परिसर में लालू प्रसाद ने समस्त पूर्वजों का पिंडदान किया। इस दौरान राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री अपनी बच्ची के साथ मौजूद रही। लालू प्रसाद के आगमन को लेकर जिला प्रशासन ने भी पुख्ता तैयारी की थी। कड़ी सुरक्षा के बीच उन्हें पिंडदान करवाया गया। तो ये तस्वीर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। ये
गया जी की तस्वीर है जहां लालू प्रसाद यादव विष्णुपद मंदिर पहुंचे हैं और देखिए उनके ठीक पीछे राबड़ी देवी दिखाई दे रही हैं और ये पिंडदान की तस्वीर है जहां राजश्री भी हैं और राजश्री के बगल में तेजस्वी यादव बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कह सकते हैं कि पूरा परिवार एक साथ है और राजश्री की बेटी भी इस दौरान वहां पर मौजूद थी और इस पूरे कार्यक्रम को लेकर के प्रशासनिक व्यवस्था भी दुरुस्त देखी गई, लेकिन व्हील चेयर पर दिखाई लालू प्रसाद यादव दे रहे हैं और देखिए तेजस्वी यादव भी अपनी पत्नी के साथ मौजूद हैं और पूरा परिवार कह सकते हैं कि एक साथ आज गया जी में नजर आया है। और विष्णुपद मंदिर की तस्वीर है जहां लालू प्रसाद ने समस्त पूर्वजों का पिंडदान किया। तो गया जी जो इन दिनों गुलजार है और पिंडदान के लिए लोग पहुंच रहे हैं। आप सब लोग जान रहे हैं पिताजी की स्वास्थ्य ठीक नहीं है, फिर भी उनकी इच्छा थी कि एक बार विष्णु जी के दर्शन लें और गया की मोक्ष और ज्ञान की धरती, तो इससे बेहतर बात क्या हो सकती है। और हम जब से होश में हैं तो लग रहा है कि पहली बार जो है हमारा पूरा परिवार एक साथ जो है, वरना कभी कोई आया कभी कोई आया। और देखिए इस बीच नेपाल हिंसा से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पीएम जो ओली है वो अब विदेश भागने की फिराक में है। नेपाल की सड़कों पर हमने हिंसा देखी। बता दें कि अब खबर सामने आ रही कि विदेश भागने की फिराक में पीएम ओली है, दुबई भागने की तैयारी है। केपी शर्मा ओली दुबई जाने की योजना बना रहे हैं। सूत्र बता रहे हैं कि इलाज के बहाने दुबई जाने की तैयारी पीएम ओली की हो रही है। हिंसा के बाद अब तक 3 मंत्रियों का इस्तीफा भी हो चुका है। गृह कृषि मंत्री के बाद अब स्वास्थ्य मंत्री ने भी इस्तीफा दे दिया है। तो बता दें कि सोशल मीडिया बैन को लेकर के यह पूरा प्रदर्शन जो है वो चलता रहा। हालांकि इस बैन को बाद में हटाने का फैसला सरकार ने लिया, लेकिन इन हिंसाओं के बीच, इस बवाल के बीच अब प्रधानमंत्री ओली ने ये फैसला लिया है कि वो अब दुबई चले जाएंगे और कहा यह जा रहा है कि वो विदेश भागने की फिराक में है। और इस घटना के बाद से अब तक कई मंत्रियों का इस्तीफा भी हो चुका है, जिसमें गृह कृषि मंत्री के बाद स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा हो चुका है। चलिए बढ़ेंगे आगे। दिल्ली में कांग्रेस की अहम बैठक होने जा रही, जिसकी अध्यक्षता मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे। राहुल गांधी भी मौजूद रहेंगे। खबर सामने आ रही कि सीटों के मुद्दे पर चर्चा की जाएगी और दिल्ली में आज कांग्रेस की बड़ी बैठक होने जा रही है। और अभी सीटों के फैसले की अगर बात करें तो कई जगहों पर पेच फंसा हुआ है, क्योंकि जो वामदल हैं सीटों की डिमांड ज्यादा कर रहे हैं। तेजस्वी यादव की अगर बात करें तो वो ये कहते भी आए हैं कि हमारी सबसे बड़ी पार्टी है, हम ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन क्या कमतर सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ने को तैयार है? सीएम फेस को लेकर के जो पसोपेश है वो बरकरार है। तो इन तमाम मसलों को सुलझाने की कोशिश होगी और बिहार कांग्रेस के बड़े नेता इस बैठक में मौजूद रहेंगे। बिहार कांग्रेस नेताओं की बैठक है मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर, जिसमें राहुल गांधी भी शामिल होंगे। आप देख सकते हैं कि इस तरह से बिहार कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता यहां पर दिल्ली पहुंचने शुरू हो गए हैं। प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम हैं और सीएलपी लीडर शकील अहमद खान भी हैं। तमाम नेता दिल्ली पहुंच रहे हैं, इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। सर, आज बड़ी बैठक है, सीट शेयरिंग पर चर्चा होगी या क्या मुद्दे रहेंगे? अब सब्जेक्ट क्या होगा मुझे भी नहीं पता, लेकिन मीटिंग है और उस मीटिंग के लिए हम लोग आए हैं यहाँ पे और मीटिंग अच्छे माहौल में होगी, ऐसा हम लोग अनुमान कर रहे हैं। एक दौर की बात हो गई है, चूंकि पटना में आप लोग बैठे थे जिसमें महागठबंधन के सभी नेता मौजूद थे, आप लोग भी उस बैठक में थे, उसमें सीट शेयरिंग पर चर्चा हुई था। क्या फीडबैक लेकर के आलाकमान की मुहर लगेगी, उसके बाद फिर अंतिम रूप दिया जाएगा? देखिए, ये सारी सीट शेयरिंग पर चर्चा हुई है, लेकिन क्या चर्चा होगी यहाँ तो शेयर करना, मीडिया में तो शेयर होती नहीं है। लेकिन हम लोग इतना ज़रूर कहेंगे कि आपके चैनल के माध्यम से कि हम लोग बहुत ही पॉजिटिव वे में आगे जा रहे हैं। हम सभी के स्पेसों का ध्यान रख रहे हैं और जो SIR के मुद्दे पर जिस तरह से बीजेपी और इलेक्शन कमीशन बैकफुट पर आई है,
उस पर राहुल गांधी जी का यात्रा का बहुत दूरगामी परिणाम पड़ा है। उस पर भी हम लोग का फोकस रहेगा, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। एक आखिर में महत्वपूर्ण सवाल कि पशुपति पारस की रालोजपा है और जेएमएम दोनों इस गठबंधन में आ गई हैं, तो सबको त्याग करना होगा, थोड़ी थोड़ी सीटें आप लोग तैयार हैं उसके लिए या कैसे आगे बढ़ेंगे? देखिए, गुंडा राज हावी है, सरकार कैसे चल रही है आपको भी पता है। सरकार के रोकने के लिए जो एनडीए गठबंधन सरकार है बिहार में, उसको रोकने के लिए हम लोग को एकजुटता होना होगा और एकजुटता के लिए सब विषय पर हमको पॉजिटिव रूप से आगे बढ़ना होगा। मुख्यमंत्री का चेहरा कब तक घोषित होगा? ये आपका सवाल है, इस सवाल का विराम मिल चुका है। कहाँ मिला है? आप लोग कह रहे हैं बाद में अभी कुछ क्लियर जिंदा रखना चाहते हैं वो अलग बात है, लेकिन इस सारे सवालों का जवाब कम से कम आ चुका है। इसमें कोई चिंता के विषय। एक बार विराम लगा दिए, पूरी तरह से आप अध्यक्ष हैं। हर विषय पर हम लोग आगे बढ़ चुके हैं, हर चर्चाओं पर आगे बढ़ चुके हैं, हर चर्चाओं का जो है पॉजिटिव वे आने वाला है, इसलिए समय का इंतजार कीजिए। हमारे साथ सीएलपी लीडर शकील अहमद खान साहब हैं। सर, आज की बैठक में किस तरह की स्ट्रेटजी आगे बनेगी, आगे किस तरह से चुनाव में आप लोग जाएंगे? बिहार की मौजूदा सरकार हारेगी कैसे, तो हम लोग उसमें आगे बढ़ चुके हैं, सब प्लान तय हो चुका है, धाराशाही हो जाएगी। कब तक सब कुछ तस्वीर सामने आ जाएगी? कहा समय पे तो आप ही को बताएंगे ना। बीपीएससी टीआरई 4 के अभ्यर्थियों का प्रदर्शन आज पटना की सड़कों पर देखने को मिला है। पटना कॉलेज से इस आंदोलन की शुरुआत हो रही है। सीटों की संख्या बढ़ाए जाने की मांग हो रही है। तो पटना से बड़ी खबर, जहां बीपीएससी टीआरई 4 के अभ्यर्थियों का प्रदर्शन शुरू हो चुका है। सीटों की संख्या बढ़ाने की इनकी मांग है। पटना कॉलेज से आंदोलन की शुरुआत हुई है। तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जहां पर ये अभ्यर्थी सड़कों पर है। धर्मेंद्र हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता फोन लाइन पर। धर्मेंद्र, सीटों की संख्या बढ़ाने की मांग और क्या तस्वीर इस आंदोलन से? जिस तरह से बीपीएससी ने ट्राई 4 के लिए मात्र 25,000 सीटों की घोषणा की थी, उसको लेकर छात्रों में आक्रोश है। छात्रों का कहना है कि कम से कम 1,20,000 की बहाली की घोषणा की जाए, और जिसको लेकर आज सैकड़ों की संख्या में छात्र सड़कों पर हैं, इसके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। छात्रों की संख्या काफी अधिक है और पटना कॉलेज से छात्र निकले हैं। उनकी मांग है कि टीआरई 4 में 1,20,000 से अधिक सीटों की घोषणा करे, जिससे कि जो छात्र बचे हैं वो छात्र इसमें समाहित हो सकें। जी बिल्कुल। तो 1,20,000 पद की बहाली की मांग हो रही है, लेकिन क्या कोई वार्ता की भी तस्वीर, रास्ता साफ होता हुआ दिख रहा है? अभी इन छात्रों का हुजूम निकला है, पटना कॉलेज से निकला है। ये लोग वार्ता के लिए जब जेपी गोलंबर और डाक बंगला के आसपास पहुंचेंगे तब इनसे वार्ता करने की बात की जाएगी। तत्काल ये लोग अभी आक्रोश मार्च लेकर निकले हैं और इनकी सिर्फ यही मांग है कि 1,20,000 जो संख्या की जाए, इसको लेकर ये लोग सड़कों पर उतरे हैं। जी चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां सीटों की संख्या बढ़ाने की जो मांग है वो की जा रही है। देखना दिलचस्प होगा कि जो बीपीएससी टीआरई 4 के अभ्यर्थी अपनी मांग उठाए हुए हैं, वो मांग किस तरीके से पूरी होती है और बीपीएससी का इस पर रुख क्या सामने आता है। लेकिन ये तस्वीर देखिए, हाथों में होर्डिंग्स है, झंडे हैं, बैनर है, और ये लेकर के आज ये अभ्यर्थी सड़कों पर उतरे हुए हैं। देखना होगा कि जब ये और आगे बढ़ते हैं तो किस तरीके से पुलिस भी इन्हें हैंडल करती है, और ये महा आंदोलन को लेकर के आगे बढ़े हुए हैं। और इनकी मांग यही है कि टीआरई 4 में 1,20,000 पद की बहाली की जाए। पटना कॉलेज से सड़क पर ये शिक्षक अभ्यर्थी उतरे हुए हैं। अब बात बाढ़ की करते हैं, और खास करके दियारा क्षेत्र की अगर बात करें दानापुर की, तो यहाँ पर जलस्तर नदी का बढ़ा हुआ है और इसका असर ये हो रहा है कि खास करके जो निचले इलाके हैं वहाँ पर पानी भरा हुआ है, लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है। गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है, जिसके कारण स्थानीय लोगों की परेशानियां बढ़ गई है। लोग अभी भी नाव की खतरनाक सवारी करने को मजबूर हैं। जायजा लिया है संवाददाता अमरजीत शर्मा ने।
हम मौजूद हैं दानापुर के नासरीगंज घाट पर और नासरीगंज घाट पर जो है नाव खुल रहा है और जो क्रू है उससे संभव नहीं हो पा रहा है। लोगों का कहना है कि नाव से हमारा जान का खतरा भी रहता है। ऐसे में अगर पक्का पुल हो जाए पीपा पुल की जगह तो बेहतर रहेगा। और फिलहाल जो है गंगा का जल स्तर काफ़ी बढ़ चुका है और एक बार फिर से जो है देरा पे संकट छाया हुआ है और देरा में भी पानी घुस गया है। ऐसे में लोग परेशान हैं और आवागमन जो है खतरनाक हो चुका है। ऐसे में क्रू इमरजेंसी में काम नहीं देता है और नाव ही एक सहारा बचता है। तो लोगों का क्या कहना है हम इनसे जानते हैं। क्या क्या जरूरत है? जरूरत है पक्का पुल की जरूरत है और कटाव जो कट रही है उस पर भी ध्यान देना और निगरानी करना अति आवश्यकता है। इससे बहुत लोगों को डर छाए हुए है अधिक पानी होने के कारण जहाँ तहाँ गिर रहा है। जब 8 पंचायत है पूरा देरा में, पूरा गांव में फैला हुआ है और है छसारन का जो 6 पंचायत है सारे में पानी घुसा जी। क्या चाहते अभी यातायात एक माध्यम नाव ही बचा हुआ है, दूसरा कोई माध्यम नहीं है। पूरे पंचायत में बड़ी दिक्कत है पानी से, सब कट रहा है, मर रहा है लोग। पक्का पुल देखना बहुत जरूरी है सरकार। आप तो वर्षों से देख रहे हैं। 70 से कटाव हो रहा है। कितना गांव जो है विलीन हो गया? बहुत विलीन हो गया, आधा से बेसी विलीन हो गया। सब लोग भाग भाग के बरसा हुआ है, सब बहुत दिक्कत है। कितना गाँव मतलब विलीन 5-7 गाँव तो सब लोग ढह के पानी में चला गया लोग। फिर उधर जाके लोग बसे हुए हैं, लेकिन पक्का पुल बहुत जरूरी है। पक्का पुल क्या नाम है? त्रिभुवन राय। तो पक्का पुल ही जो है मुख्य मांग है और ऐसे में अगर पक्का पुल नहीं बनता है तो इनका जीवन इसी नाव के सहारे जान जोखिम में रहेगा। दानापुर से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा। मोतिहारी से खबर है जहां पर आज भी लोग चचरी पुल के सहारे आने जाने को मजबूर है और ये भी चचरी पुल उन्होंने खुद से ही बनाया। कई बार उन्होंने मांग की कि एक पक्का पुल जो है वो बना दिया जाए ताकि इनको आने जाने में आसानी हो, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। रघुनाथपुर और चैलाहा के साथ कई गांवों के लोगों को हादसे का डर सताता रहता है। गांव के लोगों ने कई बार पक्का पुल बनाने की मांग की, लेकिन जब मांगे पूरी नहीं हुई तो उन्होंने खुद ही बिजली के खंभे के सहारे चचरी पुल बना दिया। जायजा लिया है संवाददाता मनीष कुमार सिंह ने। चंपारण के धनौती नदी पर अभी भी पुल निर्माण नहीं होने से देखिए लोगों को कितनी परेशानी बढ़ गई है। चाहे आम लोग हो चाहे मवेशी हो, सभी लोग को जो है वो परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और देखिए स्थानीय लोगों ने जुगाड़ तंत्र से चचरी का पुल बनाया है और इसी पुल के सहारे लोगों की जीवन जो है वो व्यतीत होती है। चाहे साइकिल हो, मोटरसाइकिल हो, मवेशी हो, सभी को इसी चचरी पुल के माध्यम से जो है वो लोगों को जो है जाना पड़ता है। बताइए कि पुल तो नहीं है, कैसे आप लोग पार करते? डर नहीं लगता है? डर तो लगता है सर, बाढ़ आता है तो इमरजेंसी होता है तो 7-8 किलोमीटर होकर जाते हैं। तो पुल अपने लिए बनाया है? हाँ, पूरा गांव के लोग मिल के बनाया, चचरी का पुल बनाया। चचरी का। तबीयत खराब होता बड़ा दिक्कत होता है। अभी तक पुल नहीं बनाए ना। परेशानी है, बहुत मजबूरी है, जाना पड़ता है। कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कहाँ से हम? तो कुछ कहीं सुनाई नहीं होता है। आप लोग डर नहीं लगता है जाने में? डर लगता है तो क्या करें, भूखे घर में थोड़ा सोएंगे। डर नहीं लग रहा? डर तो लगता है, मैंने क्या करे, जाना जरूरी पड़ता है, मजबूरी है। अभी तक पुल नहीं बना? नहीं बना है। तो बड़ा दिक्कत होता होगा? दिक्कत तो बहुत होता है, बंद हो जाता है रास्ता। कल एक आदमी गिर गया है यहाँ पर से नीचे, बाइक उसका खराब भी हो गया, ले गया। फिर डर भी लगता है? डर बहुत लगता है चलने में। बिल्कुल, देखिए लोग काफी डरे हुए हैं, लेकिन मजबूरी है क्योंकि कमाना है। अगर नहीं कमाएंगे तो खाएंगे नहीं। तो वैसी स्थिति में चाहे बच्चे हो, बुजुर्ग हो, युवा हो, पशु हो, मनुष्य हो, सभी लोग इसी चचरी पुल के सहारे जो है उनका जीवन व्यतीत होता है। वैसी स्थिति में लोगों की परेशानी जरूर है, लेकिन अभी तक सरकार का ध्यान इस तरफ नहीं गया है, क्योंकि यह पुल जो है अगर इस पे पुल बन जाएगा तो 2 प्रखंड की दूरी जो है वो घट जाएगी और लोगों को काफी सहूलियत होगी। अनिश कुमार, न्यूज़ 18 मोतिहारी। और चलिए न्यूज़ रूम लाइव में इतना ही। न्यूज़ 18 बिहार